जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान अथवा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की वीडियो नंबर 10 लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिनमें आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां अथवा प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी आपको 9 वीडियो बनाया जा चुका है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंधित टॉपिकों पर। तो आप उस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या हमारे टीम एजुकेशन गोपीगंज को विजिट कर भी आप वीडियो का लाभ ले सकते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियां होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इन वीडियो का इस सभी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख प्रविधियों का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियों के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और कौन कौन सी चीज़ों में हमें वर्गीकृत किया गया है। तो उन चीज़ों को देखते हैं। तो पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अगर यदि पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका आता है निरीक्षण विधि, दूसरा प्रयोगात्मक विधि, तीसरा विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका निरीक्षण विधि, इसको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें पहला नंबर आपका अंतर्दर्शन विधि आता है, दूसरा नंबर आपका आता है बहिर्दर्शन विधि। यही दोनों आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद नीचे भी है आपके। इसके बाद प्रयोगात्मक में आपका वही एक ही भाग में रहता है। विवरणात्मक में आपको बांटा गया है कुल। पहले नंबर पे आपका है जीवन इतिहास विधि, दूसरे नंबर पे विकासात्मक विधि, तीसरे नंबर पे तुलनात्मक, चौथे नंबर पे मनोविश्लेषणात्मक विधि, 5वें पे नैदानिक और 6वें पे सर्वेक्षण विधि, और एक आता है प्रश्नावली विधि। ये सभी किसमें है? विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं सबके अलग अलग टॉपिकों का विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि अंतर्दर्शन बहिर्दर्शन विधि है क्या। तो जो अंतर्दर्शन विधि है इन्हें आत्म निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि भी है। यदि पूछा जाए मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन अथवा आत्मनिरीक्षण विधि को कहा जाता है। पूछा जाएगा इनके प्रवर्तक कौन है। इनके प्रवर्तक विलियम उंट तथा विलियम उंट के शिष्य टीचनर को माना जाता है। इनको दोस्तों विलियम उंट और टीचनर को माना जाता है। इनके प्रवर्तक, इनके जनक विलियम उंट और टीचनर को माना जाता है। इसमें बात करते हैं, इसमें विलियम उंट और टीचनर ने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति के रूप में परिभाषित किया है। इस शिक्षण विधि को मनोविज्ञान के जो अंतर्दर्शन विधि के जनक हैं विलियम उंट और टीचनर, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति के रूप में परिभाषित किया है। शाब्दिक अर्थों के बारे में जान लेते हैं। जो अंतर्दर्शन मतलब होता है अंदर देखना। अंतर्दर्शन का शाब्दिक जो अर्थ होता है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना होता है। कुछ इनके विशेषताओं के भी जान लेते हैं। इनकी विशेषता क्या है पूछे जाते हैं अक्सर, जो उनको हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे आता है व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष तत्काल वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। तो किस विधि के? अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। दूसरा है इस विधि में किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। किस विधि में? अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि में। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है बहिर्दर्शन विधि। तो बहिर्दर्शन विधि में देख लीजिए, बहिर्दर्शन विधि में किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन अथवा निरीक्षण करके उसके व्यवहार के कारणों को जानना ही क्या होता है? बहिर्दर्शन विधि कहलाता है। बहिर्दर्शन विधि के जो प्रवर्तक समर्थक जनक हैं जे.बी. वाटसन को माना जाता है। आगे देख लेते हैं।
आधुनिक युग में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में सर्वाधिक प्रमुख विधि माना जाता है। किस विधि को? बहिर्दर्शन विधि को। जब मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जिस विधि का प्रयोग करते हैं उन सभी विधियों में बहिर्दर्शन विधि सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। आगे देखते हैं। जे बी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। किस विधि में? बहिर्दर्शन विधि में। विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो पहले है आपका, इस विधि का प्रयोग किसी भी व्यक्ति अथवा समूह में किया जा सकता है। दूसरा, इस विधि का प्रयोग अचेतन और अर्धचेतन में भी किया जा सकता है। किस विधि का प्रयोग? बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग। दूसरा, अगला देखते हैं। इस विधि की सहायता से पशु पक्षियों पर किए गए अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा गया है या होती है। अर्थात जो भिन्नात्मक दृष्टि से देखा जाता है कि ये पशु है, ये आदमी है, ये मनुष्य है, तो किसके? पशु के व्यवहारों को देख करके मनुष्य के व्यवहारों से तुलना करने की संभावना जो होती है उन्हें बहिर्दर्शन विधि में अध्ययन किया जाता है। अब जो शिक्षण विधि की प्रमुख 3 विधियों में से पहला नंबर तो हो गया। अब दूसरा नंबर आपका आता है विवरणात्मक विधि। उसमें आपको जो 7-8 भागों में बांटा गया था उनमें पहला नंबर आपका आता है जीवन इतिहास विधि। तो जो जीवन इतिहास विधि है, इनके जो प्रवर्तक है टाइडमैन, जो जर्मनी के निवासी हैं, उन्हें माना जाता है। इसके अंदर देख लेते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। अर्थात कोई व्यक्ति के व्यवहार के बारे में यदि आपको जानना है तो व्यक्ति से संबंधित पीछे किए गए सभी कार्यों को आप एक नोट पॉइंट में बनाकर फिर उनमें आप कॉमन बातों को ढूंढते हैं, जिससे हम उनकी उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बता सकते हैं। आगे बात करते हैं। वह व्यक्ति के पारिवारिक, सामाजिक, वातावरण, रुचियों, समस्या आदि को जानने के लिए व्यक्ति के माता पिता, मित्र, संबंधी आदि से जानकारी प्राप्त करता है। किसमें? जीवन इतिहास विधि में। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो पहले उसके इतिहास की कड़ियों को इकट्ठा करेंगे। किनसे? माता पिता, मित्र, संबंधी आदि सभी लोगों से जानकारी इकट्ठा कर फिर उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। पूछा जाता है, इस विधि में समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, झगड़ालू बालक आदि का अध्ययन किया जाता है। तो किस विधि में किया जाता है? विवरणात्मक विधि के जीवन इतिहास विधि में अध्ययन किया जाता है। विवरणात्मक विधि के जीवन इतिहास विधि में अध्ययन किया जाता है। पूछा जाएगा, समस्यात्मक बालक का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो समस्यात्मक बालक का अध्ययन जीवन इतिहास विधि में किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगला देख लेते हैं विकासात्मक विधि के बारे में। तो जो आपका विकासात्मक विधि है, इसे जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप अभी विकास के स्तरों को पढ़ेंगे, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इन्हें जेनेटिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, इस विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पूछा जाएगा, किस विधि में व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है? तो विकासात्मक विधि में किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। जेनेटिक विधि के नाम से जाना जाता है विकासात्मक विधि को। किस विधि के अंतर्गत आता है? विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं, इस विधि में व्यक्ति के वृद्धि तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति के वृद्धि तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि में देख लेते हैं। जो तुलनात्मक विधि है, इस विधि में व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? व्यवहार संबंधी समानता और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे दो बालक हैं, दो बालकों की तुलना किया जाता है कि जैसे कि दो बालक हैं, एक बालक काफ़ी तेज़ी से उसका विकास हो जाता है तो उसी उम्र के बालक दूसरे बालक का विकास
तेजी से नहीं होता, धीमी गति से होता है। इनके बीच तुलना किया जाता है, ये तुलनात्मक विधि में होता है। अगला है, इस विधि का प्रयोग दो या समूह व्यक्तियों के अध्ययन हेतु किया जाता है। जब भी तुलनात्मक होगा, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पशु तथा मानव के व्यवहारों की तुलना कर निष्कर्ष भी निकाला जाता है तो किस विधि में? तो तुलनात्मक विधि में निकाला जाता है, तुलनात्मक विधि में किया जाता है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, फिर उसका उपचार किया जाता है। जो इनके प्रवर्तक हैं, पूछे जाने वाले हैं कि विश्लेषणात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। आगे बात करते हैं नैदानिक विधियों के बारे में। तो नैदानिक मतलब क्या होता है? एक तरह से जानकारी प्राप्त करना। जैसे लिखा होता है, आपने देखा होगा अपने शहरों में, अपने गांव में लिखा रहता है पथरी निदान केंद्र। पथरी निदान केंद्र मतलब पथरी वहाँ निकाला नहीं जाता, पथरी केवल देखा जाता है, पहचाना जाता है कि कितनी बड़ी उसकी साइज है या नहीं है, ये चीज़ों का। नैदानिक मतलब होता है पहचान करना। चलिए देख लेते हैं। इसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार के जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जटिलताओं के अध्ययन के लिए करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नैदानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को उपचारात्मक विधि भी कहते हैं। तो उपचारात्मक विधि किसे कहा जाता है? तो नैदानिक विधि को कहा जाता है। उपचारात्मक में उसका कारणों को जानकर फिर उसका निवारण किया जाता है। तो कारणों को जानना ही नैदानिक होता है। इसमें बालक के समस्या को जानकर समस्या को दूर करने का प्रयास करता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। किस विधि में? नैदानिक विधि में या उपचारात्मक विधि में। अगला है सर्वेक्षण विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सर्वेक्षण विधि। तो यह एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि माना जाता है। यह एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे एक अत्यंत उपयोगी विधि भी स्वीकार किया। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे एक अत्यंत उपयोगी विधि भी स्वीकार किया है। आगे, इसे सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है। सांख्यिकी विधि किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी विधि जो आपका होता है सर्वेक्षण विधि होता है। सांख्यिकी आपने पढ़ा होगा गणित के चैप्टरों में, सांख्यिकी जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो उनमें ढेर सारी आंकड़े दिया जाता है, उनका आंसर आपको निकालना होता है बाय द मेथड। तो इसमें समस्या से संबंधित तथ्य को एकत्रित कर परिणाम निकाला जाता है। जैसे ही सांख्यिकी की बात करेंगे तो आपको बहुत सारी संख्याएं दे देंगे, उस समस्याओं को एकत्रित किया जाता है, फिर उसका हम परिणाम निकालते हैं। अगला है लास्ट प्रश्नावली विधि। तो जो प्रश्नावली विधि है, इस विधि का उपयोग एक ही समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने हेतु किया जाता है। जो प्रश्नावली होती है अर्थात किसी प्रश्न को एक से अधिक व्यक्तियों में पूछा जाता है और विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानकर उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है, जब मनोविज्ञान के विधियों को 3 भागों में बांटा गया था, उसमें आपका एक है प्रयोगात्मक विधि। उन विधि के बारे में जानेंगे। इनके जो प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक हैं विलियम उंट को माना जाता है। इसमें देख लेते हैं। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना प्रयोगात्मक विधि कहलाता है। आगे बात करते हैं। इसमें प्रयोगकर्ता अपने द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियों एवं वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला, नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की यह सर्वाधिक परिष्कृत, यथार्थपरक एवं शक्तिशाली विधि मानी जाती है। किस विधि को? प्रश्नावली विधि को। दोनों के 2-4 लोगों के मत में जो भेद होता है, एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न, और जो नवीन तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, नवीन सूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है, उसका प्रयोग प्रयोगात्मक विधि में किया जाता है। उसका जो
किस विधि में माना जाता है, तो प्रयोगात्मक विधि में माना जाता है। प्रयोग करके हम नई नई चीज़ों को हम उत्पत्ति देते हैं, ये सब क्या है आपका प्रयोगात्मक विधि में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए जरूर बोलिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो को कमेंट में कर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।